दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सत्ता के शीर्ष पर भले ही आसीन है, लेकिन उनके एनडीए गठबंधन के भीतर तकरार बढ़ रही है। और तकरार इस रूप में बढ़ रही है कि सहयोगी दलों के नाम पर जो बड़े सहयोगी दल दिखाई देते हैं, कोई उनमें से खुश दिखाई नहीं दे रहा। सबकी राहें आने वाले वक्त में जुदा होती हुई दिख रही है और उसकी बुनियाद में कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस की वो आशंका या वो परिस्थितियां हैं जिन्हें अब एक एक कर हकीकत में बदलने की तैयारी दिख रही है। तैयारी से और इस प्रकार की कोशिशों से स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार खुश नहीं होंगे। स्वाभाविक है कि चंद्रबाबू नायडू और उनकी टीडीपी खुश नहीं होगी। स्वाभाविक है कि चिराग पासवान खुश नहीं होंगे। और महाराष्ट्र का चुनाव जब तक है तब तक नाखुशी को सार्वजनिक तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी जाहिर नहीं करेंगे। लेकिन ऑपरेशन लोटस की वजह से और इस खेल को जमीन पर उतारने की मंशा की वजह से जिस प्रकार से अलग अलग राजनीतिक दलों में क्षोभ बढ़ता जा रहा है, इंडिया गठबंधन अपनी बिसात बिछाता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव को संपन्न हो जाने का इंतजार कर रहा है। उसके बाद की परिस्थितियों में क्या होगा ये तो आप सबके सामने आने वाले वक्त में आएगा। लेकिन अभी जो आता हुआ सामने दिख रहा है वो यही आता हुआ दिख रहा है कि ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश को जब फेल किया गया है एक राज्य में, जब उसको पलीता लगा दिया गया है, पूरी बिसात को उलट दिया गया है, तो उसे उलटने में इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि उस ऑपरेशन लोटस की बिसात को खत्म करने में, उसे पलट देने में एनडीए गठबंधन में मोदी जी के सहयोगी, अमित शाह के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने अपनी भूमिका निभाई है। चंद्रबाबू नायडू ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत के सहारे ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश के पहले प्रयोग को विफल कर दिया है। अब पहले प्रयोग को विफल करने के बाद क्या यह प्रयोग दूसरे राज्यों में भी विफल होगा? ये आगे हम बताएंगे कि दूसरे राज्यों के हालात क्या है और उस हालात में होने क्या जा रहा है। लेकिन सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने जो प्रयोग विफल किया है, चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से गुजरात लॉबी की पूरी बिसात, सत्ता और सिस्टम पर कब्जा कर लेने की, एक तरफा उस पर हावी हो जाने की मानसिकता, इन सब पर जिस तरह से कुठाराघात किया है, उसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा सकते हैं कि आखिर गठबंधन एक है, साथ साथ है, प्रस्तावक है, संसद में समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल तो कर ही रहे हैं। जिस वक्त हम ये वीडियो आपके सामने ला रहे हैं उस वक्त तक तो कम से कम समर्थन कर ही रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। आगे का ना हमें पता है ना आपको पता है, लेकिन समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन लोटस की बिसात को पूरी तरह से उलट रहे हैं, पूरी बाजी को पलट रहे हैं। मामला आंध्र प्रदेश का है और मामला संसद के उच्च सदन का है। निम्न सदन में तो आप जानते हैं यानी लोकसभा में कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 सीटें दूर है। लेकिन उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। और दोनों सदनों में बहुमत की एक कवायद और इसकी हसरत जो लंबे समय से बीजेपी ने पाल रखी है, उसे पहला पलीता किसी ने लगाया है तो चंद्रबाबू नायडू ने लगाया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि आंध्र प्रदेश से 11 लोग राज्यसभा में चुन के आते हैं, 11 एमपी चुन के आते हैं। 11 के 11 एमपी वाईएसआर कांग्रेस को है, क्योंकि पिछली विधानसभा में वाईएसआर कांग्रेस यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त था। तो सभी 11 सांसद जो द्विवार्षिक चुनाव में हर 2-2 साल पर चुने गए, वो 11 के 11 लोग जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के थे। वहां के स्थानीय प्रेक्षकों का कहना है पहला ऑपरेशन बीजेपी करना चाहती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2018 में जब चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ा था, एनडीए का दामन छोड़ दिया था। उसके बाद पहला ऑपरेशन उस वक्त भी राज्यसभा में जो किया गया वो टीडीपी के ऊपर, तेलुगु देशम पार्टी के ऊपर, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के ऊपर किया गया। और उसके बाद उनके 5 सांसदों को, राज्यसभा के 5 सांसदों को सीधे सीधे बीजेपी में मर्ज करा दिया गया था। यही ऑपरेशन अभी वहां होने वाला था कि 11 में 2/3 की संख्या जो दल बदल कानून से बचने के लिए एक अनिवार्य संख्या होती है, वो नंबर आंध्र प्रदेश में और वाईएसआर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में कहें तो नंबर 8 का होता है, 8 सांसदों का होता है। तो 8 सांसदों का जुगाड़ किसी तरह करने की तैयारी थी कि उन्हें बीजेपी में लाया जाए।
लेकिन उस पूरे खेल को पलटते हुए 2 सांसदों को टीडीपी ने अपनी पार्टी में मिलाया। दोनों ने इस्तीफा दिया। चूंकि 2 की संख्या 2/3 की नहीं होती है, लिहाजा वो वैधानिक दल बदल हो नहीं सकता था। सांसद रहते हुए वो दूसरी पार्टी में 2 की संख्या के साथ जा नहीं सकते थे। लिहाजा पहली किस्त के तौर पर ये 2 सांसद सीधे सीधे टीडीपी में गए, इस्तीफा देकर गए, राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। स्वाभाविक है, इस्तीफा दिया तो उपचुनाव होगा, फिर चुने जाएंगे। अब टीडीपी की संख्या बची, अब वाईएसआर कांग्रेस की दरअसल संख्या बची है राज्यसभा में 9। 11 में 2 चले गए, 9 का 2/3 होता है 6। और आज जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये है कि 6 सांसद, कुछ लोग तो 7 का भी दावा कर रहे हैं कि ये 7 सांसदों की एक मुकम्मल व्यवस्था टीडीपी कर रही है कि वो बीजेपी के पाले में नहीं बल्कि वो टीडीपी के पाले में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद गिरे, वो उनके साथ है। अब टीडीपी के पाले में वो क्यों आना चाहते हैं और क्यों वो लाना चाहते हैं, जरा इसे भी समझने की जरूरत है। क्योंकि पिछली बार जब टीडीपी के सांसदों को तोड़ा गया था तब तो वो बीजेपी में चले गए थे। अभी दरअसल स्थिति ये है, आंध्र प्रदेश की विधानसभा में जो 175 सदस्यों की विधानसभा है, वहां 3/4 बहुमत अकेले टीडीपी को हासिल है, 134 सीटें। और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी वहां किसी को राज्यसभा भेज सकने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी में लोग जो शामिल होंगे उन्हें किसी को 2 साल बाद, किसी को 4 साल बाद, तो किसी को 6 साल बाद आंध्र प्रदेश से चुने गए राज्यसभा सांसदों को संसद पहुंचने की दरकार होगी। तो क्या बीजेपी अभी इस स्थिति में है कि उन्हें दूसरे राज्यों से चुनवा कर भेज सके? यह खतरा उनके सामने था और इसी खतरे को, इसी डर को दिखाकर टीडीपी ने बीजेपी के पाले में जाने से वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों को रोका है। और आने वाले वक्त में भी एक नई खेप वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की वो टीडीपी की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो एक ऑपरेशन, शाह का एक ऑपरेशन, बीजेपी के चाणक्य का एक ऑपरेशन सीधे सीधे आंध्र प्रदेश में फेल होता दिख रहा है। और उस ऑपरेशन को कोई राहुल गांधी ने फेल नहीं किया है, कोई इंडिया अलायंस ने फेल नहीं किया है, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे या डीके शिव कुमार ने फेल नहीं किया है, अपने अलायंस पार्टनर ने किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि किस वजह से किया है? आखिर वो कौन सी नौबत आ गई चंद्रबाबू नायडू को, जो खुद 3/4 बहुमत को एंजॉय कर रहे हैं, एक बहुत बड़े बहुमत के साथ हैं। लोकसभा में भी उनके पास ठीक ठाक सीटें हैं, 16 सांसद हैं। राज्यसभा के सांसदों को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो कारण यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार दोनों सदनों में फंसी हुई है। तमाम महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने और उस पर वीटो लगाने के लिए राज्यसभा का एक बहुत बड़ा रोल है, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी। तो राज्यसभा में जो दबाव समूह टीडीपी का या नीतीश कुमार का जो लोकसभा में काम कर रहा है, उसी तरह का दबाव समूह, उसी तरह का प्रेशर मोदी गवर्नमेंट पर या मोदी गवर्नमेंट का साथ छोड़ने की स्थिति में यदि महाराष्ट्र चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के भी साथ होते हैं, तो इंडिया गठबंधन के ऊपर भी इसी तरह का कंटिन्यू प्रेशर बनाए रखें, इसकी पूरी बिसात इंच दर इंच चंद्रबाबू नायडू बिछा रहे हैं। और इसकी पहली कड़ी में राज्यसभा सांसद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आए हैं। लेकिन सांसदों की छीना झपटी तो बीजेपी से थी। छीना झपटी इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि सभी पार्टियों में दल तोड़कर आने वाले दल बदलुओं का बीजेपी में स्वागत है। वो एक तरह से अघोषित बोर्ड वहां लगा हुआ है, कहीं से कोई आ जाए, जो ईडी कृपा से आ जाए वो ठीक, जो ईडी कृपा से नहीं आए तो किसी दूसरी कृपा से भी आ जाए, लेकिन स्वागत का बोर्ड वहां लगा हुआ था। लेकिन स्वागत वो वहां कराना नहीं चाहते थे। और चंद्रबाबू नायडू ने इस पूरे खेल को अपने पक्ष में मोड़ा, क्योंकि उन्हें अपने राज्य के लिए पैसे चाहिए। उनका राज्य कर्ज में डूबा हुआ है, राज्य की राजधानी अभी तक बन के मुकम्मल नहीं हुई है, उसके लिए उन्हें बहुत बड़ा पैसा चाहिए। और दिल्ली में पैसा किसको मिलता है? दिल्ली में मोटा अमाउंट किसको मिलता है? दिल्ली की सरकार से उसे ही मिलता है जिसके पास नंबर होते हैं या जिसके पास दिल्ली की सत्ता की लगाम होती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात को क्या मिल रहा है आप देख रहे हैं, बुलेट ट्रेन से लेकर गिफ्ट सिटी तक, वर्ल्ड कप के उद्घाटन से लेकर फाइनल तक, क्या नहीं मिल रहा है गुजरात को। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को क्या मिल रहा है?
चंद्रबाबू नायडू को लोकसभा सांसदों के दम पर जितनी उनकी बार्गेनिंग पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है। अगर ये बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो आंध्र प्रदेश के लिए जितने पैसे वो चाहते हैं उस पैसे के काफी करीब, यानी अभी जितना मिल रहा है उससे ज्यादा वो नरेंद्र मोदी की सरकार से भी, और सत्ता बदलना यदि वो चाहे महाराष्ट्र के बाद तो विपक्ष की सरकार से भी, वैकल्पिक सरकार से भी हासिल कर सकते हैं। यहीं पर जाकर के वो ऑपरेशन फेल हुआ, क्योंकि एक तरफ से क्षेत्रीयता का पुट कि सवाल यह है कि आंध्र प्रदेश के लिए पैसा चाहिए, सवाल यह है कि आंध्र की तरक्की के लिए आर्थिक ताकत चाहिए, और वो ताकत भाजपा में शामिल होकर के कोई सांसद नहीं दिला सकता, वो वॉशिंग मशीन में धुल करके नहीं दिला सकता। वो ताकत बीजेपी की सरकार को, मोदी शाह की सरकार को कंट्रोल करने वाली ताकत के साथ जुड़कर ही हासिल किया जा सकता है, और यही फॉर्मूला चंद्रबाबू नायडू के सांसदों की संख्या को राज्यसभा में बढ़ाने की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन यह मामला सिर्फ चंद्रबाबू नायडू तक नहीं है, तकरार सिर्फ नायडू से नहीं बढ़ी है। तभी तक इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं जब तक इंडिया गठबंधन से कोई बेहतर डील उन्हें नहीं मिल जाती, और उस बेहतर डील के इंतजार के लिए चंद्रबाबू नायडू अपनी ताकत तब तक बढ़ा ले तो इसमें हर्ज क्या है, और उनकी ताकत को बढ़ाने से रोकने के लिए बीजेपी जो कवायद कर रही है उस कवायद को फेल किए बिना उनकी ताकत नहीं बढ़ सकती है। इस बात को समझने वाले चंद्रबाबू नायडू स्वाभाविक है कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। लेकिन क्या नायडू तक ये मामला सीमित रहेगा? दरअसल ये मामला उससे आगे जा रहा है। बिहार में एलजेपी चिराग पासवान के सांसदों को लेकर सवाल है, बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक भूमिका को लेकर सवाल है कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में किस दल के साथ होंगे। अभी तक तो बीजेपी बिहार के फेसबुक पेज से 6 अगस्त के बाद पोस्टरों में नीतीश कुमार दिखने बंद हुए हैं। आने वाले समय में क्या नीतीश कुमार को भी नवीन पटनायक की तरह ट्रीट किए जाने की तैयारी है? क्या बिहार में भी कोई पांडियन ढूंढा जा रहा है? एक बार ढूंढने की कोशिश हुई थी, नाकाम हो गई, और जो कोशिश जिनके माध्यम से की गई थी उनकी बड़ी कुर्सी भी चली गई थी। भले ही वो बाद में बीजेपी में चले गए, लेकिन उनकी बड़ी कुर्सी भी चली गई थी। तो नीतीश कुमार की पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि उसके सामने 2 ऑप्शन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ नरेंद्र मोदी शाह का एनडीए गठबंधन। और इस दोनों ऑप्शन के बीच में जो उनका मुद्दा है, जिस मुद्दे के सहारे उनकी राष्ट्रीय पहचान बनी हुई है, उस मुद्दे को लगातार कांग्रेस पार्टी हाईजैक करती जा रही है। और जब तक नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर उस मुद्दे को एजेंडे के रूप में अमली जामा पहनाने की स्थिति में नहीं होंगे, तब तक खेती कोई और करेगा, फसल कोई और काटेगा की स्थिति होगी। बिसात नीतीश कुमार ने बिछाई, और उसकी पूरी मलाई राहुल गांधी खाएंगे जाति जनगणना के मुद्दे की और आरक्षण बढ़ाने के फैसले की, जिसकी जितनी संख्या भारी के पूरे नैरेटिव की। ये बात नीतीश कुमार को दिख रही है। पार्टी टूटने का खतरा, मुद्दा छीनने का खतरा, दोनों तरफ से जो खतरा दिखाई दे रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि नीतीश कुमार मोदी शाह के बगलगीर बने हुए हैं एनडीए गठबंधन में। चिराग पासवान के बारे में मैंने बताया है कि वो पार्टी कभी भी टूट सकती है। इसके आगे महाराष्ट्र की बात करें, एकनाथ शिंदे की पार्टी को आप देखें, उसके सांसदों के सामने बड़ी अजीब सी स्थिति है, और अजीब सी स्थिति जो बनी हुई है ये कई गुना बढ़ने वाली है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार के हालात हैं, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में जाकर माफी मांगने की नौबत आ रही है। आज आपने देखा होगा कि वो माफी मांग रहे थे जनता के बीच। लेकिन क्या माफी मांगने से लोग माफ कर देंगे? क्या लोग गुवाहाटी मॉडल भूल गए हैं? क्या लोग 50 खोके एकदम ओके का वो कथित नैरेटिव लोगों के दिमाग से उतर गया है? क्या उद्धव ठाकरे की यानी बाला साहब की विरासत को तोड़ा गया, ये बात लोगों के जेहन से गायब हो चुकी है? और क्या मराठा छत्रप और महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े मराठा नेता शरद पवार की पार्टी और परिवार को जिस तरह से छिन्न भिन्न किया गया, क्या ये सारी बातें अब लोगों के दिलो दिमाग से हवा हो गई हैं? मराठी मानुष के आरक्षण का मुद्दा, मराठा आरक्षण और मनोज जारंगे पाटिल का मुद्दा, क्या इन सारे मुद्दों से महाराष्ट्र के मतदाताओं ने तौबा कर ली है? जी नहीं, ये परिस्थितियां मराठी मानुष के सामने नहीं है। ये परिस्थितियां मराठा
वोटर्स के बीच नहीं है, ये परिस्थितियां महाराष्ट्र के दूसरे तबकों के बीच नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ भी हैं, उनकी स्थिति यही है कि चुनाव के बाद, जब चुनाव में जनता के बीच जाने में भय लग रहा हो, तो आगे चुनाव के बाद अपने राजनीतिक पहचान को और वजूद को बनाए रखने के लिए किसी को शरद पवार का दामन थामना पड़ सकता है, तो किसी को उद्धव ठाकरे का दामन थामना पड़ सकता है। यानी एक तरफ पहला ऑपरेशन नायडू ने विफल किया, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ऑपरेशन तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार पूरी सियासत की बिसात ही उलटने में लगे हैं। वहीं तीसरी तरफ महाराष्ट्र से जिस प्रकार के का जनमत वहां बनता हुआ दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सांसदों की संख्या वहां कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। रिवर्स ऑपरेशन लोटस होता हुआ दिख रहा है, ऑपरेशन लोटस नहीं, रिवर्स ऑपरेशन लोटस। तो इस रिवर्स ऑपरेशन लोटस के लिए आने वाले वक्त में आप कितने तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है, और इन सब से आगे बढ़कर दल बदल के इस खेल को देखने के लिए, दल बदल कानून की धज्जियों को उड़ते हुए देखने के लिए इस देश का लोकतंत्र कितना तैयार है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो डील चंद्रबाबू नायडू ने की है, जो खबरें आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू की जो डील हुई है राज्यसभा के उन सांसदों से जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए हैं, वो मोदी शाह की नींद उड़ाने वाले हैं। और वो डील, नींद उड़ाने वाली डील, ये नीतीश कुमार के लिए, चिराग पासवान के लिए, एकनाथ शिंदे के सांसदों के लिए, अजीत पवार के लिए, जयंत चौधरी के लिए, अनुप्रिया पटेल के लिए, सबके लिए एक पथ प्रदर्शक, एक रास्ता बनाने का काम कर रही है कि आगे इनकी राजनीति किस दिशा में जाएगी। गठबंधन के बीच भरोसा तो पहले से नहीं है, क्योंकि गठबंधन सहयोगियों को वो सम्मान 10 सालों में मिला नहीं। भरोसा कब का टूटा हुआ है, सियासी मजबूरियां सबकी है। इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने के पहले जो समन्वय की भूमिका होती है, उस समन्वय की भूमिका को निभा पाने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से सार्थक पहल, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तत्काल बाद जो नहीं हुई, उस नहीं होने का, उस सार्थक पहल के अभाव में मोदी सरकार अभी चल रही है। और ये अभाव जो रास्ता नायडू ने दिखाया है, क्या उसके बाद भी बना रहेगा? गुंजाइश कम दिखती है, और यही कम होती हुई गुंजाइश नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के लिए और पूरे देश की राजनीति को बनाए रखने या बदलने के बीच में एक ऐसी दीवार के रूप में सामने खड़ा हो रहा है, जिस दीवार के एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ मोदी शाह है, और उस दीवार की पहरेदारी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे के सांसद कर रहे हैं। और वो पहरेदारी कब तक करते रहेंगे, ये यक्ष प्रश्न है। पहला विकेट तो चंद्रबाबू नायडू ने गिरा दिया है, देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।